हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी मैनेजमेंट क्लासेस की वेबसाइट लॉन्च हो गई है और मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। और वो वेबसाइट आप लोग को किस तरह फायदा पहुंचाएगी, आप किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का। इस वीडियो के बाद जब ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद जो अगली वीडियो पोस्ट करूंगा वो वेबसाइट के बारे में कर दूंगा, ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि इस वेबसाइट से आप लोग को किस तरह फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो पर आते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक इन्वेस्टमेंट हमने पहले से किया हुआ है, उसके बाद जो हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, उस पर किस रेट से हमें रिटर्न मिलेगा, उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जाहिर है यहां पर एक स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ यानी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है। बिल्कुल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की तरह ये भी जो रेट है, ये एक हमारी जो सप्लाई प्राइस है उसको इक्वेट्स करता है हमारी कैपिटल असेट्स के प्रोस्पेक्टिव यील्ड से। यानी जैसे हमने वहां पर दो चीजें पढ़ी थी, एक तो सप्लाई प्राइस था, एक तो वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था सप्लाई प्राइस, और दूसरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस तो वो है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो तो सप्लाई प्राइस है। ठीक है, उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो पर्सपेक्टिव यील्ड है। सपोज कर लीजिए ये हमारा पहले से एक इन्वेस्टमेंट हुआ है। ऐसे एग्जांपल लीजिए, हमारा इन्वेस्टमेंट पहले से हुआ है, ठीक है, काम चल रहा है हमारा, हमने ये लोन लिया और इन्वेस्ट कर दिया, हमने ये लोन लिया, ये इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अभी वाला, ये क्या चीज है? सप्लाई प्राइस। अब जाहिर है जो हमारा पर्सपेक्टिव यील्ड है, मान के चलने के, सपोज कर लीजिए ये 10 साल इसकी लाइफ है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसकी 10 साल लाइफ। और चलिए हम आगे समझने के लिए इसको मान के चलते कि ये हमने 5% पर किया है। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी हमने लोन लिया बैंक से लोन हमने 5% पर लिया है एनुअली। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो हमारा पर्सपेक्टिव यील्ड है यहां तक चला गया, 10 साल इसका टाइम था, 10 इयर्स, और 10 इयर्स में इतना पर्सपेक्टिव यील्ड ये हमें दे रहा है। ठीक है, हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है हर साल, यही बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? ये रेट ऑफ रिटर्न को हम कैसे कंप्यूट करेंगे? जहां पर फ्यूचर वैल्यू इज डिस्काउंटेड टू मेक इट इक्वल टू दी सप्लाई प्राइस। जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है, जब हम फ्यूचर वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? ये निकल कर आ रही है। इसको जब हम डिस्काउंटेड करते हैं हमारी इस वैल्यू से, यानी डिस्काउंटेड किसको कर रहे हैं? देखिए ये जो बेसिकली इतना बड़ा है ना हमारा, अब ये तो ईयरली है, हल्के हल्के हम इसको हर ईयर इसको हम डिस्काउंट करेंगे, हर ईयर डिस्काउंट करेंगे, तो एंड में जो बचेगा, ये जो पोर्शन आएगा, ये हमारा सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाएगा। बेसिकली सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारा टोटल निकल कर आया है, इसमें से ये डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये जो बचेगा ये सप्लाई प्राइस के बराबर बचेगा। तो ये जो रेट है जिसको हम डिस्काउंट कर रहे हैं, जिससे ये बच रहा है, मतलब कहने के लिए तो ये है कि टोटल में से इसको घटा दीजिए, जो बचेगा उसके बराबर है। लेकिन क्योंकि हम ईयर टू ईयर इसको डिस्काउंट करते जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्काउंटेड रेट कहते हैं, और यही रेट बढ़कर हमें टोटल वैल्यू देता है, जिसको हम पर्सपेक्टिव यील्ड यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है ये ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर विद ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक
लॉजिकली है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने लिया है वो हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जब तक हमारी ये मार्जिनल एफिशिएंसी है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्यों? सपोज कर लीजिए ये जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल कर आया है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है, ये रेट मैंने दिखाया था, जिस रेट से बढ़ रहा है, जिसको आप डिस्काउंटेड करके सप्लाई प्राइस के बराबर लाते हैं, सपोज कर लीजिए 4.5% से बढ़ रहा है। ये जो हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया इसके ऊपर जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, खिचड़ी बन गई, थोड़ा सा साफ करके लिख दूं। सब ये है हमारा, और ये हमारा प्रोस्पेक्ट, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है हमारा, और मैंने बताया था ये हमारे मान लीजिए प्रोस्पेक्टिव यील्ड है। ये जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट को मैं मान के चलूं कि वो 4.5% है। तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरा जो मार्जिनल एमईआई जो है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो 4.5 है, जबकि जो मैंने ये लोन लिया है बैंक की कॉस्ट मुझे 5% आ रही है। तो फिर मैं क्यों लूं? मुझे तो लॉस हो रहा है ना। तो इसका मतलब मैं अपना इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को उस वक्त तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रहेगा। जैसे ये कम होगा यानी मुझे अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस है और मैं वहां रुक जाऊंगा। समझ में आ रही है? इसी से दूसरी बात निकलती है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोन्स यानी जो बोरोइंग है वो बहुत महंगी हो जाएगी, और जब बोरोइंग महंगी होगी तो इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट करेंगे। कॉन्ट्रेरी, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा उस वक्त इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरोइंग सस्ती हो जाएगी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे क्रेडिट पर और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यानी ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, और ये आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतना है तो यहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आप जो है वो कम करेंगे इन्वेस्टमेंट, और जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये डिपेंड करता है आपका इलास्टिसिटी पर, इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड। कैसे? मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा बताने में आसानी रहेगी। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो इलास्टिक है, तो थोड़े से इंटरेस्ट रेट के कम होने पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कर्व इनइलास्टिक है तो रेट ज्यादा चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, अगर ये इलास्टिक है तो देखिए इतना सा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इतना फर्क पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन अगर ये इन इलास्टिक है आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अब देखिए, ये जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सिमिलर है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के, जो कि केन्स का दिया हुआ आइडिया था। केन्स ने दिया था वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और यहां हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को। केन्स ने क्या कहा था? केन्स ने कहा था कि ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से डिटरमिन होता है, यानी जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हमारा ये एमईसी
डिटरमिन होता है, जबकि यहां जो हमारा MEI है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये किस चीज से डिटरमिन होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से था और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ये प्रॉफिट से कर रहा था तो उसको नाम दिया गया था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप प्रॉफिट लेकर रहेंगे, और यही एक सिस्टम चलता है। दूसरी बात मैं अब कहूं, देखिए एक और आइडिया ये है इसके ऊपर कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होता चला जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा। यानी जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि होता यह है कि आपने मान लीजिए शुरू किया बिजनेस, तो पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप सारे प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो प्रोजेक्ट लेंगे आप जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा। ये आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया, या प्रोस्पेक्टिव यील्ड कह लीजिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए पहला आपने प्रोजेक्ट लिया और उस पर आपको जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, वो सपोज कर लीजिए आपको 70% मिला। ठीक है, अब आपने दूसरा प्रोजेक्ट लिया, आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, अंडरटेक कर लिया और आपका काम चल गया। अब आप देख रहे हैं कि आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है। आप आगे ट्राई करेंगे, आपने एक और ले लिया, अब भी आपने देखा कि आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, इसका मतलब इसमें सपोज कर लीजिए आपको 62 मिल गया। उसके बाद आपने सोचा कि हां अब भी हमें ज्यादा मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अब भी हमारा रिटर्न ज्यादा, एक और ले लीजिए। आपने एक और ले लिया, वो मान लीजिए आपको दे रहा है 45%। इस तरीके से आप उसको बढ़ाते जाएंगे उस वक्त तक जब तक आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम नहीं हो जाएगा। तो फिर देखिए एक वही लाइन आपकी बनकर आ जाएगी। तो ये आप एक बात जहन में और रखिए कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, यही एक आइडिया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का। सिमिलर है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो तीन चीजें हैं, मैं लास्ट में वो बता दूंगा कि कहां का डिफरेंसेस हैं। अभी चलिए हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। Factors affecting marginal efficiency of investment। ठीक है, वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होता है? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, बोरोइंग महंगी होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का भी तो फर्क पड़ता है ना, डिमांड चेंज होती है। अगर ग्रोथ ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा आपके, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो जाहिर है डिमांड कम होती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर वो भी कम रहेगा। आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले, डिमांड है नहीं मार्केट के अंदर, तो क्या फायदा होगा। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। आपको फ्यूचर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप देख के नहीं चल रहे, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जाहिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत बड़ा रीजन होता है एक। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक बड़ा रीजन है। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो इसी इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्शन ज्यादा दे देगी आपको, तो जाहिर आप चाहेंगे कि अब तो मैं इन्वेस्टमेंट और करूं, इस टेक्नोलॉजी से मुझे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है।
ठीक है। और जाहिर अगर आप वो लोग जो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है मैं क्रेडिट पर पैसा लेके लगा रहा हूं, अब क्रेडिट ही नहीं मार्केट के अंदर तो मैं कहां से ले लूंगा। रेट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मिलेगा तो जब बैंक में होगा। अब मान लीजिए बैंक के पास ही शॉर्टेज है तो फिर वो रेट कम भी हो तो मैं कहां से लूंगा। तो ये तो एक ऑब्वियस रीजन है कि आदमी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है नहीं बढ़ा सकता। फिर कुछ अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स में आप मान लीजिए जैसे कि डेप्रिसिएशन आ जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। वेज है, वेज कॉस्ट वगैरह है, वेजेस अगर बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन है या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क डालती हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है। मैं ऐसी ही एक आपको आइडिया दूंगा, ये मैंने एक वेबसाइट से स्टडी किया था तो आप उसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वर्सेस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। देखिए पहली बात, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो बेस करती है सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल पर। बार बार हमने पीछे पढ़ा था ना, जो कीन्स ने आइडिया दिया था, तो बेसिकली वो बेस ही करती है एमईसी सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल पे। जबकि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये किस चीज पर बेस करती है, इंड्यूस चेंज इन दी प्राइसेस। और वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड फॉर कैपिटल चेंज होती है। हम इसके अंदर इंटरेस्ट रेट से लेकर चलते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा घट रहा है तो हमारी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, इसलिए ये बेस करती है इंड्यूस चेंज इन दी प्राइसेस। दूसरी बात, जो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है एमईसी, ये रेट ऑफ रिटर्न को रिप्रेजेंट करती है ऑन ऑल सक्सेसिव यूनिट्स। ये नहीं देख के चलती कि साहब एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है क्या नहीं है, जो उसका रेट निकल कर आता है वो उसको रिप्रेजेंट कर देती है ऑल सक्सेसिव यूनिट्स को। जबकि जो हमारा एमईआई है ये सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट जो ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसकी बात करती है। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर हम क्या लेते हैं, कैपिटल स्टॉक, और उसी वर्टिकल एक्सिस के अंदर हम एमईआई यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, कैपिटल स्टॉक को लेते हैं, यहां हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। चौथी बात, जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ये एक कंसेप्ट ही स्टॉक का है, यानी एक स्टॉक है ये, जबकि जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये फ्लो कंसेप्ट है। ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट है और ये फ्लो कंसेप्ट है। पांचवी बात, जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक को डिटरमिन करता है इंटरेस्ट रेट के हर लेवल के ऊपर। इंटरेस्ट रेट के हर लेवल पर जो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक होता है उसको डिटरमिन करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जबकि जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो नेट इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करता है। यहां पर कैपिटल स्टॉक गिवन होता है। ठीक है। तो यही कुछ आइडियाज हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं इसके बाद अब वीडियो डालूंगा अपना वो वेबसाइट के लेकर, तो उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।